सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ माइन। आई होप आप लोग की तैयारी एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत सिस्टमैटिक एंड बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 को दोनों ही पढ़ते हैं। आजकल हम लोगों की पेपर 1 की सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों पढ़ाई कर रहे हैं एक दिन में 2 बार। ऐसा करने से आपके पैरेलली पेपर 1 के 2 सेक्शंस प्रिपेयर होते जा रहे हैं एंड जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे हम लोग ऑल्टरनेटिवली और बाकी सेक्शंस पे चले जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट यू मस्ट गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपको डायरेक्ट लिंक्स चाहिए एंड इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आप चाहते हैं, देन इफ यू आर माय स्टूडेंट या फिर आप नए नए जुड़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत ही बच्चों का कम टाइम लेने वाला स्टाइल है। हम लोग कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ते हैं एंड ना सिर्फ कंटेंट, हम लोग क्वेश्चंस भी देखते हैं ताकि हम लोग को साथ ही साथ बेटा आइडिया लगता रहे कि आजकल के नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप जब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते चले जाते हो तो ये एक स्मार्ट तरीका नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चंस आ भी रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू पीपल इन एवरी सिंगल क्लास ऑफ माइन। आपको मेरी कोई ऐसी क्लास नहीं दिखाई देगी जहां पे आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज जानना जरूरी है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड है कि नहीं, कि बस पुराना पढ़ते चले जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास में जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग करने वाले हैं अगेन दो थ्योरीज, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन ड्यूई एंड कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। जॉन ड्यूई को इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे, हम लोग ने इन राइटर के बारे में पढ़ा भी है। ये है एक बहुत बड़े थिंकर थे, तो इनकी जो फिलॉसफीज है वो हम लोग को कई सारे सेक्शंस में देखने को मिलती है। जैसे आपके अरिस्टोटल है, प्लेटो है, आप सबको पता है कि इनकी जो थ्योरीज है वो ना सिर्फ हम लोग को लिटरेचर में बट मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड और भी बहुत सारे प्रैग्मेटिक्स में, एथिक्स में देखने को मिलती हैं। तो कोई कोई ऐसे थिंकर फिलोसोफर्स निकल आते हैं जिनकी थ्योरीज आपकी कई सारे सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स में काम आती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉन ड्यूई की फिलॉसफी को और देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जॉन ड्यूई वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेरिकन फिलोसोफर एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ द एजुकेशन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के ये सबसे बड़े आपके थिंकर माने जाते हैं, एक फिलोसोफर माने जाते हैं, एक बहुत ही बड़ा नाम थे ये 20th सेंचुरी के। ड्यूईज एजुकेशनल फिलोसफी हेल्प फॉरवर्ड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आपकी जो जॉन ड्यूई की फिलॉसफी है उसने किया क्या, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक बहुत बड़ा ये नाम बन गए। और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है क्या? हम लोग कहते हैं ना कि एक बच्चा अपने पढ़ाई में प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, आगे बढ़ रहा है या नहीं। तो इनकी जो फिलॉसफी है एजुकेशन की, एक ऐसी फिलॉसफी है जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी से बिल्कुल हट के है, रिजेक्ट करती है ट्रेडिशनल तरीकों को और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ ये अपनी फिलॉसफी को झुकाते हैं। ठीक है, इनकी जो फिलॉसफी है, मूवमेंट चला था इनकी फिलॉसफी का, विच स्पॉन्ड द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिएंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब इनकी जो फिलॉसफी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की वो रट्टाफिकेशन से कहीं ज्यादा दूर है, परे है, और आपके हर लर्निंग को ये मानते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए एंड ये जो भी आपको लर्निंग होती है एक्सपीरियंस बेस्ड, वो बेस्ट टाइप की आपकी एजुकेशन या बेस्ट टाइप की आपकी लर्निंग होती है। ट्रेडिशनल सेटअप में तो हम लोग को भाई रट्टू तोता बना दिया जाता है, लेकिन इनकी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की थ्योरी है वो एक्सपीरियंस करके सीखने को मानती है। अब अगर आप लोग को थोड़ा याद आ रहा होगा, एक्सपेरिएंशियल एजुकेशन या फिर सिर्फ ये वर्ड एक्सपेरिएंशियल हम लोग ने अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की एक टाइप ऑफ रिसर्च में पढ़ा है। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दो कि ये कौन सा कीवर्ड, कौन सी हम लोग की रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च की एक टाइप है। जल्दी से कमेंट करो, आई वांट टू नो कि आप लोग कीवर्ड्स को सच में याद करते हो या नहीं। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड द फिलोसफिकल फादर ऑफ एक्सपेरिएंशियल एजुकेशन, जहां पे आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो एंड देन आपकी लर्निंग आगे बढ़ती है।
तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई इनकी ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो आपको ना समझ में आए। इनकी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलॉसफी है बेटा, मोटा मोटा तो हम लोग ने समझ लिया, थोड़ा सा डीप में देखेंगे। एम्फसाइज करती है इनहैंसिंग द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स बाय इंगेजिंग विद द कंटेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। हम लोग को जैसे बचपन से ही स्कूल में रट्टू तोते की तरह चीजें रटाई जाती हैं, इनके अकॉर्डिंग इनकी फिलॉसफी एक्सपेरिएंशियल एजुकेशन की कहती है कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज को लर्न कर सकता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और उस पर्टिकुलर चीज से एंगेज करके लाइव। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड जब बच्चा किसी चीज को एक्सपीरियंस करके सीखता है, कहने का मतलब करके सीखता है, और इनका जो फेमस फ्रेज है लर्निंग बाय डूइंग, तो इनके अकॉर्डिंग वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती है एंड वो आप कभी भी नहीं भूलते हो। आपको जब कोई चीज एक्सपीरियंस होके लर्न होती है तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगाना पड़ता है, आपको 10 घंटे बैठ के मेमोराइज नहीं करना पड़ता है, वो जीवन भर आपके साथ चलती है और यही इनकी फिलॉसफी है। By working in a group and applying practical knowledge to complete an activity, इनकी ये जो एक्सपेरिएंशियल एजुकेशन की थ्योरी है वो कहती है कि आपका बच्चा जब इंगेज होगा एक्टिवली किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, उसको अपने आप लर्निंग हो जाएगी। एंड अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहा है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट वो कर सकता है किसी ग्रुप में कुछ 4-5 लोगों के साथ। जब वो कोई प्रोसेस करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, तो वो अपने आप सीख जाएगा और इसी चीज को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। आप लोग को ये जो फ्रेज है वो जॉन ड्यूई के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेना है और आपको याद रखना है। ठीक है, ही स्ट्रेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग टू मेक चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्टिव टू यूज देयर नॉलेज, टैलेंट्स एंड स्किल्स टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका ये मानना है कि ना सिर्फ एक अच्छा बच्चा जन्म लेता है अगर वो एक्सपेरिएंशियल एजुकेशन को फोकस करता है, वो जो बच्चा होता है जो एक्सपीरियंस करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, वो हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है, इकोनॉमी को हमारी आगे लेके जा सकता है। ये आपके जॉन ड्यूई का मानना है। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको घंटों घंटों तक पढ़ाया जाए, हम लोग ने जितना पढ़ा आपके सारे क्वेश्चन उतने में ही बन जाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, इन एजुकेशन जॉन ड्यूई स्ट्रेस्ड ऑन। आपके एजुकेशन में जॉन ड्यूई ने क्या स्ट्रेस किया है? लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन के ऊपर, अथॉरिटेरियन टीचिंग मेथड्स के ऊपर, या इमिटेशन एंड मॉडलिंग। अथॉरिटेरियन टीचिंग मेथड्स का मतलब होता है जहां पे टीचर ही अपना रूल चलाता है, टीचर आपके ऊपर खूब मतलब आपको बताता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, अथॉरिटी जमाने की कोशिश करता है। तो हम सब लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर पता है। इसका आंसर है लर्निंग बाय डूइंग। सिंपल सा आंसर था, इसमें से सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, dash must be experienced by the children in school to make them better citizens। आपके स्कूल्स में ऐसा क्या करवाया जाए कि वो बच्चे जो करें उस चीज को एक्सपीरियंस करें तो वो हमारे देश के बेटर सिटीजन्स बन पाए। इसका जवाब आपको देना है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर। नीचे जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कर दो। आपके स्कूल में रूल्स होने चाहिए, आपके स्कूल में बड़ी सख्ती या डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, या फिर आपके स्कूल में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप लोग इसको कमेंट करें और बताएं। जहां पे भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, वहां पे आई विल सॉल्व क्वेश्चंस फॉर यू। लेकिन ये अब जरूरी है कि अब आप लोग भी भाई अपना दिमाग लगाएं और आंसर करना शुरू कर दें, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम सेटअप में जब आप बैठे होते हैं तो आपको चारों ही चीजें लगती हैं दिमाग लगाने वाली, तो वैसा ही दिमाग लगाओ और आंसर करो कि आपका आंसर क्या होगा। आप जब ये आंसर दे रहे होंगे, आई विल बी प्रेजेंट इन द लाइव चैट। तो भाई लाइव चैट को अपनी ऑन रखा करो, उसको बंद करके मत रखा करो। आई इंटरैक्ट विथ यू पीपल थ्रू लाइव चैट। ठीक है, सो आई होप आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। आपका करेक्ट आंसर है डेमोक्रेसी। भाई आप सब लोगों को पता होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मंशा है, अगर वो आपको करने दिया जाता है, उस चीज को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग। जहां पे टीचर आपका डोमिनेंट रोल में नहीं होता है, जबकि आपका जो स्टूडेंट होता है वो आपके एक्टिव रोल में होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे।
ये क्वेश्चन है, द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इज रिटन बाय, आपकी ये जो किताब का नाम बताया है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये तो हम लोग ने पढ़ा नहीं, तो इस क्वेश्चन के जरिए आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिल गई जो आपको अपने नोट्स में ऐड कर देनी है कि भाई जॉन ड्यूई ने एक किताब लिखी थी आपकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारा आंसर क्या निकलेगा। ये वही इंसान है जो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे बेटा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देना, प्रोग्रेसिव, आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं बेटा। एग्जाम में जब हम लोग कई सारी मल्टीपल थ्योरीज, मतलब हम लोग इतना कुछ पढ़ के जाते हैं, वहां पे हम लोग जब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन जो होते हैं ना डराते हैं, परेशान करते हैं। आपको वहां पे एक ठंडी हवा का झोंका दिलाएगा मेरे कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को अगर आप अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखोगे और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जब मिल जाएगा तो यू विल कम एंड थैंक मी, एंड आप प्रैक्टिस करके मुझे ये बताया भी करो कि मैम हम लोग को मदद हो रही है या नहीं। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ, अगर आपका एक क्लासरूम है जो प्रोग्रेसिव सेटअप पे फोकस करता है तो टीचर ऐसी क्या लर्निंग आपको प्रोवाइड करता है, आप उस एनवायरनमेंट में प्रमोट्स डिस्कवरी, आपको डिस्कवरी करने देता है, नई नई चीजों को खोजने देता है, या फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है किसी चीज को लेके, डिस्करेज करता है इंक्लूजन को। इंक्लूजन आपका होता है जहां पे एक क्लास के अंदर हर वर्ग के बच्चे बैठे होते हैं, चाहे आपके नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, चाहे अब नॉर्मल, कभी कभी किसी मतलब उनको कोई डिफॉर्मिटी होती है तो उनको बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं कि इनको तो समझ में नहीं आएगा, क्या वो टीचर ऐसा करेगा, या फिर इनकरेज करेगा रिपीटिशन को, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, ये आपका वो टीचर इनकरेज करेगा कि हाँ भाई बार बार रिपीट करते रहो, और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो आप लोग भाई कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, इन चारों में से आपको कौन सा सबसे सही आंसर लग रहा है, ताकि हम लोग बाद में आंसर देख सके। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा वो अपने आप एप्लीकेशन करके आंसर अपने निकाल लेगा, विच आई होप आप लोग ने देना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर हम लोग एक प्रोग्रेसिव सेटअप के बारे में बात करें तो वो टीचर आपको डिस्कवर करने के लिए प्रमोट करेगी कि हाँ तुम खुद से उसको करो और सीखो। डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, वो टीचर प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पार्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एज सजेस्टेड बाय जॉन ड्यूई। आपके जॉन ड्यूई ने कुछ 5 मेथड्स बताए हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के, एंड उनके अकॉर्डिंग आपको जज करके बताना है कि उनके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैम हम लोग ने ये तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हम सब लोग ने पढ़ा है आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ऊपर के लेवल का होता है, जहां पे आप चीजों के सवाल पूछते हो, आप उनके आंसर निकालने की कोशिश करते हो, आपकी थिंकिंग बहुत ही ऊपर के लेवल पे चली जाती है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरुआती दौर पे इनिशिएट करना या स्टार्ट करना। तो जाहिर सी बात है बेटा, आप जब रिफ्लेक्टिव लेवल में चले गए हो तो आप किसी भी चीज को स्टार्ट मात्र तो नहीं कर रहे होगे, आप बिल्कुल आखिरी चरण पे जा चुके होगे। ये आपका आंसर है, और इसी का एक अलग से अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहें तो ये आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन है। वो 5 पॉइंट्स जो आपके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग जॉन ड्यूई ने बताए हैं वो आपके सामने है। डिस्टर्बेंस एंड अनसर्टेनिटी, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रीजनिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया है। अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप करके लर्न नहीं करना चाहो तो आप भले इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेशन का मतलब हर बच्चे को क्लियर है, मतलब साठ गांठ बना के चलना, एक दूसरे के साथ मिल के किसी चीज को लर्न करना, समझना, ग्रुप्स में करना, या फिर कुछ लोगों के साथ सहमति या सहपाठी बन के करना, आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी इज एन ऑफ शूट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर आपको कंस्ट्रक्टिविज्म याद होगा तो आप यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी हम लोग ने करी हुई है। अगर आपने नहीं की है तो मेरी पिछली क्लास को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको रिसर्च वाली क्लास में ये देखने को, पिछली क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग न्यू नॉलेज अपॉन द फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। आपकी जो कोऑपरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है वो इंटर रिलेट करती है आपकी पुरानी नॉलेज को और नई नॉलेज को। इट इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया दैट द बेस्ट लर्निंग अकर्स when students mixed levels of ability are actively engaged in the learning process and work in collaboration with other students to accomplish a shared goal। अगर इसको बहुत सीधी भाषा में हम लोग बोले तो आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग कहती है कि आप एक इंसान जिस चीज को करने में आपका कुछ टाइम लगाता है वही काम अगर दो लोग मिलके करें या फिर एक ग्रुप मिलके करे तो वो लर्निंग ये लोग ज्यादा बेटर मानते हैं, ज्यादा अच्छी मानते हैं कि एक साथ के इंटरेक्शन से ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी इज एन ऑफशूट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, ओके हम लोग ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये नया है। ओके, while constructivism focuses on personal experiences as foundation, कंस्ट्रक्टिविज्म हम लोग ने देखा है जो पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वहीं आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग ना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस को बट आपके स्टूडेंट के सोशल इंटरेक्शन से गेन हुए नॉलेज को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता है कि जब बच्चे एक साथ एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं या एक साथ किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं उनकी लर्निंग और भी ज्यादा अच्छी होती है, उनकी नॉलेज सॉलिडिफाई हो जाती है और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब अगर हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ टाइप्स या एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो आपका आ जाएगा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, देन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, प्रमोटिव इंटरैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या ग्रुप प्रोसेसिंग। ठीक है, ये डायग्राम को अगर हम लोग छोड़ें और इनके एग्जैक्टली पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई वुड नॉट से कि आपको इसको लर्न करना है, आप समझ जाओगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। बहुत सीधी सी बात है, पहले हम लोग इंटरडिपेंडेंस वर्ड को पकड़ेंगे। एक होता है डिपेंडेंस, किसी के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होना, एक होता है इंडिपेंडेंस, किसी पे भी आश्रित ना होना, मैं अपने आप में काबिल हूं, मैं खुद अपना काम कर सकता हूं। ये इंटरडिपेंडेंस मतलब आप पूरी तरीके से किसी पे आश्रित भी नहीं हो एंड आप पूरी तरीके से अपना भी काम नहीं कर रहे हो, बहुत ही पॉजिटिवली एक दूसरे की थोड़ी बहुत मदद से, एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के दिमाग लगा के आप किसी चीज को अचीव करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे आप सारे बच्चे अगर टेलीग्राम के ग्रुप पे देखा करो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि एक दूसरे की मदद करते हो, पूरी तरीके से किसी पे रिलाई भी नहीं करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, आंसर्स जज करते हो और कहते हो कि भाई ये एक नए नोट्स हैं आप लोग ऐड कर लेना। तो ये होता है एक कोऑपरेटिव लर्निंग तरीका लर्न करने का कि आप लोग एक दूसरे की मदद करके किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ जाते हो, विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस के अंदर ईच ग्रुप मेंबर जो होता है वो एफर्ट्स लगाता है अपने अपने, ईच ग्रुप मेंबर हैज यूनिक कंट्रीब्यूशन। आप सभी को पता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हर बच्चे का अपना एक रोल है और हर बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है टू मेक द जॉइंट एफर्ट बिकॉज ऑफ हिज हर रिसोर्सेज और रोल और टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कई सारे बच्चे होते हैं जो तुरंत नोटिफिकेशन हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जो कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंस्टेंट आंसर देना पसंद करते हैं एंड कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इधर उधर के सोर्सेज से उनको कुछ अच्छा मिलता है तो वो हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस चलता है। ऐसे में आपका जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो सब, उन सभी का फायदा होता है एक दूसरे के यूनिक रिसोर्सेज से। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन फेस टू फेस इंटरैक्शन। अब अगर हम लोग क्लासरूम सेटअप के बारे में बेटा बात करते हैं तो हमारा फेस टू फेस इंटरैक्शन में क्या क्या आ जाता है? बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, आपके टीचर्स भी आपसे इंटरैक्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे द टीचर हैज टू टेल हाउ टू डू द वर्क एंड हैज टू चेक फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग बाय डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स लर्न। आपकी जो टीचर होती हैं आपके कोऑपरेटिव लर्निंग में मात्र क्लास में आके सिर्फ लेक्चर बांट के नहीं चली जाती हैं, वो चेक करती है कि भाई मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो मेरे बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं।
ठीक है। तो इसको एक टाइप की कोऑपरेशन बोलेंगे। जैसे आई ऑलवेज आस्क यू पीपल कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में करो, सो दैट आई कैन फर्दर हेल्प यू पीपल। तो आप इसको एक डोमिनेंट सेटअप नहीं बोल सकते हो जहां पे मैं बोल रही हूँ कि बस मैंने पढ़ा दिया, इसको पढ़ लेना और इसी से आ जाएगा। नहीं, I and you people are into a cooperative kind of learning, जहां पे हम दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं और नई नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है। There is also a need to connect the new learning with past learning। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन में आपका ये पॉइंट अगेन आता है कि टीचर जो होती है आपकी नई लर्निंग को आपकी पुरानी सीखी हुई लर्निंग से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे मैंने इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दिया कि एक्सपेरिएंशियल वर्ड आपको बताना है कि वो कहाँ से आता है, ताकि आप सोचो। और रिसर्च एप्टीट्यूड को और टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ भी सेम दिखता है तो आप उसको अगेन याद करने की कोशिश करो। इसको कहते हैं नई लर्निंग को पुरानी लर्निंग से कनेक्ट करना। अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल। आगे बढ़ेंगे बेटा और इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझना कि हम लोग अक्सर ये शब्द यूज करते हैं कि मैं अपने जीवन के लिए खुद अकाउंटेबल हूं, या फिर आपने कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन फॉर गिविंग आंसर्स, कि मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं मैं किसी को जवाबदेही देने के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी का मतलब हुआ कि जिम्मेदारी। अगर हम लोग इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो एक ग्रुप के अंदर हर बच्चा अपने लिए अकाउंटेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें कुछ ही लोग अकाउंटेबल होंगे, नहीं, सबकी बराबर बराबर की जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी बनती है। द टीचर हैज to keep the size of the group small, as the smaller size of the group the greater the individual accountability may be। बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि मैं 50 स्टूडेंट्स की क्लास में कई सारे ग्रुप्स बनाती हूँ ताकि मैं ये जज कर पाऊँ कि बच्चा कितनी अच्छी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहा है और कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। अगर मैं 10 बच्चों का एक ग्रुप बना दूंगी तो मैं जज नहीं कर पाऊंगी कि उनके बीच में जो हमारा थोड़ा सा दबा हुआ बच्चा है, थोड़ा सा वीक बच्चा है, उसको वो अपनी जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। उस ग्रुप के अंदर जितने भी तेज बच्चे होंगे वो आंसर देके आगे निकल जाएंगे और उस बच्चे को लगेगा कि हाँ भाई मेरा ग्रुप तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक अच्छा टीचर जो होगा वो अगर ग्रुप या कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करेगा तो छोटे छोटे ग्रुप बनाएगा। 3 लोगों का ग्रुप बना लिया, 4 लोगों का ग्रुप बना लिया, ताकि उसमें से इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे को जज करना आसान होगा कि सिर्फ एक ही बच्चा तो नहीं इस ग्रुप को जिताता चला जा रहा है, बाकी बच्चे भी आपके परफॉर्म कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द स्टूडेंट्स आर टेस्टेड ओरली बाय आस्किंग देम टू प्रेजेंट देयर लर्निंग। एंड ऐसा नहीं है कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग अगर कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में ही आप बच्चों को जज करते चले जाओ। आपको सिंगल बुला के भी आपको जज करना है कि बच्चे की भाई सिंगल लर्निंग हो रही है कि सिर्फ भेड़ चाल में वो छुपने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स, हम लोग ने अगेन इंटरपर्सनल के बारे में पढ़ा था हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में, जहां पे इंटरपर्सनल स्किल आपके हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं कि सोशल या सोसाइटी के लोगों से इंटरैक्ट करने का जो बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है उसको हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। इसी के एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड था, जल्दी से कमेंट करके नीचे से बताओ वो क्या था। इंटरपर्सनल स्किल्स के ही जैसा एक और वर्ड है, कमेंट करना स्टार्ट कर दो। ओके। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर हम लोग को पता है कि सोशल स्किल्स के बारे में बात होती है, जैसे कि लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स मस्ट बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स। इसमें ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है। अगर आप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स आने चाहिए, मतलब कि लोगों से बात करने आना चाहिए। लास्ट है हमारा ग्रुप प्रोसेसिंग। इसके अंदर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से आपको मेंटेन करना है एक दूसरे से अच्छे रिलेशनशिप बनाते हुए। दिस हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिंग द बिहेवियर विच हेल्प देम ईदर टू कंटिन्यू और टू चेंज। ऑल्सो स्टूडेंट्स लुक टूवर्ड्स अ ग्रुप गोल और रिकॉग्निशन। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है, ज्यादा हम लोग को डीप में जाना नहीं है। और इसी के साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चन और देखेंगे कि हम लोग को आगे क्या देखना है। ये बेटा आई वुड लाइक टू कट, ये मेरी जो ये होगा यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके,
ओके मेरे टाइटल्स बदल नहीं पाए, आई जस्ट फॉरगॉट। ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। दो चीजें आपको ध्यान देनी है, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में ढूंढना है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड टू। तो भाई ढूंढो, एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आई है तो आपकी गुड लर्निंग और सोशल स्किल्स के एक्सपीरियंसेस तो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपका होगा। स्टूडेंट्स फील ओवरबर्डन्ड विद टू मच वर्क इन ग्रुप। क्या आपका हम लोग ने कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा जहां पे आपके ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स ओवरबर्डन्ड फील करते हैं? तो आगे बढ़े बिना ही हम लोग को आंसर मिल गया कि नॉट वाला हमारा आंसर क्या है। किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी बच्चा ओवरबर्डन्ड नहीं फील करता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा ही नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो 5 हम लोग ने अभी एलिमेंट्स पढ़े कोऑपरेटिव लर्निंग के, उसके अंदर में से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन आएगा जो ये कहता है कि सब लोग साथ में तो पढ़ते हैं लेकिन आपके अकेले ही परफॉर्म करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के अंदर आएगा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस के अंदर आएगा, फेस टू फेस इंटरैक्शन के अंदर आएगा, या ग्रुप प्रोसेसिंग के अंदर आएगा? भाई कमेंट करना स्टार्ट कर दो। सीधा आंसर है, हिंट भी आपको ऑप्शंस में दी हुई है जिसका आंसर तुरंत आपका निकल सकता है। तो 2 मिनट सोचो और बताओ कि स्टूडेंट्स पढ़ते तो सब लोग साथ में है लेकिन परफॉर्म हर बच्चा अकेले करता है, ये किसके अंदर आपका आएगा? आई होप सबके आंसर बन चुके होंगे, जो कि है आपका इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। भाई ग्रुप में है लेकिन इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये आपका आ जाएगा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। और इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की थ्योरीज। कोई बहुत कठिन थ्योरीज नहीं थी, बहुत ही सिंपल थ्योरीज थी, लेकिन उनसे कितने क्वेश्चंस आए थे आपने देखा और समझा। अपने नोट्स में आपको बिल्कुल छोटा छोटा कीवर्ड्स बना के जॉट डाउन कर लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको नीचे कमेंट करके जाना है। अगेन द सेम थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपका क्या काम है? लाइक करना और शेयर करना। देन आपको कमेंट करके जाना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, कोई फीडबैक है तो भी आप फ्रीली दे सकते हैं कि मैम मुझे ऐसा लगा, और आप हम लोग को एक ये टॉपिक पढ़ा दीजिए अगर ये नहीं समझ में आया। कुछ भी आपको कहना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से कह सकते हैं, वो सब मेरे पास पहुंचता है एंड मुझे आपकी बातें, आपके एप्रिसिएशन एंड जो कुछ भी आप बोलते हैं उसको पढ़ के बहुत बहुत दिल से खुशी मिलती है। तो प्लीज़ अपने जो ख्यालों को, अपनी थिंकिंग को अभिव्यक्त करना, आप इस आइडिया को जरूर से व्यक्त किया करो, बिकॉज आई लव लिसनिंग टू यू पीपल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई थ्योरीज के साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिकली करते रहिए। सो बाय एंड टेक केयर।